हेलो और स्वागत है आज के इस विश्लेषण में। आज हम अपने सोर्स मटेरियल के जरिए एक ऐसे खौफनाक इतिहास के पन्नों को पलटेंगे जिसने दुनिया की एक चौथाई दौलत रखने वाले देश को पूरी तरह से गुलाम बना दिया। जिसे हम सब गर्व से सोने की चिड़िया कहते थे, आखिर उसके पंख किस तरह काटे गए? चलिए इसे गहराई से समझते हैं। शुरुआत करते हैं इस छोटे से लगने वाले पर सच में हैरान करने वाले आंकड़े से। 200। सोर्स बिल्कुल स्पष्ट करता है कि ये कोई रातों रात हुआ सैन्य आक्रमण नहीं था। ये पूरे 200 सालों का एक बेहद सोचा समझा व्यवस्थित कॉर्पोरेट टेकओवर था। एक ऐसी साजिश जो बहुत धीरे धीरे रची गई थी। सेक्शन 1 द डिसेप्शन। अब इस टाइमलाइन पे गौर कीजिए। 1757 की प्लासी की जंग से लेकर 1770 के बंगाल अकाल तक का समय ये दर्शाता है कि कितनी तेजी से सिर्फ व्यापार करने आई एक कंपनी ने विनाशकारी राजनीतिक नियंत्रण हासिल कर लिया। प्लासी के मैदान में जीत तलवारों से नहीं, धोखे से मिली थी और यहीं से आम लोगों का नसीब पूरी तरह पलट गया। अगर उस वक्त की लूट का अंदाजा लगाना हो तो सोर्स में मौजूद रॉबर्ट क्लाइव का ये बयान सुनिए। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के अनुसार जब क्लाइव मुर्शिदाबाद के शाही खजाने में दाखिल हुआ तो उसने खुद लिखा कि वो सोने, चांदी और हीरे जवाहरात के ढेरों के बीच से गुजर रहा था। जरा सोचिए, एक ऐसी दौलत जो उस समय के पूरे लंदन शहर की कुल संपत्ति से भी कहीं ज्यादा थी। और ये जो 100 का आंकड़ा है ना, ये सच में दिल दहलाने वाला है। सोर्स एक ऐसी छवि प्रस्तुत करता है जहां गंगा नदी पर तैरती 100 बड़ी नावें हिंदुस्तानी किसानों और मजदूरों की पीढ़ियों की मेहनत को, उनकी संचित दौलत को सीधे कंपनी के खजाने में बहा कर ले जा रही थीं। सेक्शन 2 द एक्सटॉर्शन। यहाँ आकर दोनों शासन प्रणालियों के बीच का असली अंतर समझ आता है। पहले के भारतीय राजा लगभग 10% टैक्स लेते थे और उसके बदले प्रजा की रक्षा करते थे। सूखे के समय गोडाउन खोल दिए जाते थे। पर फिर आई ईस्ट इंडिया कंपनी, जिन्होंने टैक्स बढ़ाकर 50% से भी ज्यादा कर दिया। फसलें सूख जाएं या बाढ़ आ जाए, उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने मुनाफे से मतलब था। और इसी निर्ममता का नतीजा था एक ऐसा संकट जिसने सब कुछ हिलाकर रख दिया। 1770 का बंगाल अकाल। सोर्स बताता है कि इस कॉरपोरेट लालच ने संकट को इस हद तक बढ़ा दिया कि उस क्षेत्र की 1/3 आबादी पूरी तरह खत्म हो गई। 1/3 यानी लगभग 1 करोड़ लोग। हालात कितने खौफनाक थे, इसके लिए इतिहासकार विलियम हंटर का ये कोट देखिए। उन्होंने लिखा है कि लोग भूख के मारे मृत शरीरों का मांस खाने को मजबूर हो गए थे। सोर्स इस घटना का गहरा विश्लेषण करता है और इसे सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि एक सोचा समझा मानव निर्मित नरसंहार मानता है। हैरानी की बात तो ये है कि जब लाखों लोग भूख से तड़प रहे थे, तब ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया? उन्होंने गोदामों में अनाज जमा कर लिया, चावल को इंतहाई महंगे दामों पर बेचा और सबसे दर्दनाक बात, बचे हुए जिंदा लोगों पर टैक्स 10% और बढ़ा दिया। उनका अजीब सा तर्क था कि जो मर गए हैं, उनके हिस्से का टैक्स अब जिंदा लोगों को भरना पड़ेगा। सेक्शन 3 द सैबोटाज। आप समझते हैं कि आर्थिक साजिश किस सटीक तरीके से रची गई। यहाँ ध्यान दीजिए, जब भारतीय कपड़ा ब्रिटेन जाता तो उस पर 80% तक का भारी टैक्स लगा दिया जाता। क्यों? ताकि वो वहाँ इतना महंगा हो जाए कि कोई खरीद ही ना सके। वहीं दूसरी तरफ ब्रिटेन की मशीनों का बना कपड़ा भारत में बिना किसी टैक्स के यानी बिल्कुल फ्री लाया जाता, जिससे यहाँ के अपने बाजार पर उनका पूरा कब्जा हो जाए। लेकिन ये मुकाबला सिर्फ आर्थिक नीतियों तक सीमित नहीं था। सोर्स में उन लोक कथाओं और दस्तावेजों का जिक्र किया गया है जो बताते हैं कि कंपटीशन खत्म करने के लिए निपुण बुनकरों के अंगूठे तक काट दिए जाते थे। करघों को जानबूझकर तोड़ दिया जाता था ताकि अंग्रेजी कपड़े के सामने कोई भारतीय उद्योग खड़ा ही न हो सके। एक पूरे उद्योग की इस तबाही का असर कितना गहरा था, ये 1834 में खुद गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक के इस कोट से समझ आता है। उन्होंने कहा था कि कपड़ा बुनकरों की हड्डियां भारत के मैदानों को सफेद कर रही हैं। जो बुनकर दुनिया भर में अपने हुनर के लिए जाने जाते थे, वो अब आखिरकार भूख से मरने पर मजबूर थे। सेक्शन 4 द अपराइजिंग। और इन्हीं सब अत्याचारों ने जन्म दिया एक भयंकर विद्रोह को। 1857 के उस फुटाव से शुरू होकर आज़ादी तक का सफ़र बेहद लंबा और कठिन रहा।
1858 में क्राउन रूल का आना, 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड और आखिरकार 1947 की आज़ादी, ये सब इस पीड़ादायक संघर्ष के अहम पड़ाव हैं। सोर्स बताता है कि 1857 के विद्रोह का अंग्रेजों ने जिस क्रूरता से जवाब दिया, उसे इतिहास ने डेविल्स विंड यानी शैतानी हवा का नाम दिया। पकड़े गए क्रांतिकारियों को तोपों के मुंह पर बांधकर उड़ा दिया गया। ये कोई मामूली सजा नहीं थी, ये तो पूरे देश के दिलों में दहशत बैठाने की एक कोशिश थी। उसके बाद 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया गया और ब्रिटिश क्राउन ने सीधे शासन शुरू किया। वादा तो सुधार का किया गया था, पर सोर्स के मुताबिक शोषण अब और भी ज्यादा वेल ऑर्गेनाइज्ड हो गया था। जो नई रेलवेज बनाई गई ना, उनका मुख्य मकसद लोगों की सुविधा नहीं, बल्कि भारत के कच्चे माल और खजाने को और तेजी से बहा ले जाना था। दमन का ये सिलसिला वहीं नहीं रुका। ये जो 10 का आंकड़ा है, ये 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड की भयावहता दर्शाता है, जहां निहत्थी और शांति से खड़ी भीड़ पर लगातार 10 मिनट तक गोलियां बरसाई गईं। ये कॉलोनियल क्रूरता का शायद सबसे बड़ा प्रमाण बन गया। जनरल डायर का ये बयान सब कुछ साफ कर देता है। उसने खुद माना कि वो सिर्फ लोगों को मारने नहीं गया था, बल्कि पूरे भारत को डराने गया था। सोर्स इस बात को बहुत स्ट्रांगली हाईलाइट करता है कि ये एक सोचा समझा डर का खेल था, ताकि डर से पूरे देश की रूह कांप जाए और कोई दोबारा आवाज न उठाए। लेकिन सच तो ये है कि डर की ये नीति पूरी तरह उल्टी पड़ गई। जलियांवाला बाग की मिट्टी पर गिरे खून ने इनकलाब के नए बीज बोए। सोर्स दर्शाता है कि इन अत्याचारों ने क्रांतिकारियों के इरादों को तोड़ने की बजाय और भी मजबूत कर दिया। उन्होंने एक नए आत्मविश्वास के साथ इस शासन को उखाड़ फेंकने का अटल निश्चय किया। तो आखिर में इस एक्सप्लेनर से एक बड़ा सवाल उठता है। 200 सालों के निर्मम शोषण, अकाल और उद्योगों के विनाश के बाद इस सोने की चिड़िया की आज़ादी की असली कीमत आखिर क्या थी? सोर्स हमें ये याद दिलाता है कि ये आज़ादी मुफ्त में नहीं आई। इसे पाने में और इस टूटे हुए देश को फिर से खड़ा करने में जो अद्भुत साहस और बलिदान लगे हैं, ये उस अटूट संकल्प की कहानी है जिसे कोई हिला नहीं सका। हमारे इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए धन्यवाद।